डिटेल्स हम समझेंगे थोड़ा सा कैसे। देखिए जो प्रियम्बल वर्ड है इसका दो तरह का चीज आया है। एक है आइडियाज, कहां से हम प्रियम्बल का आइडिया दिए, ठीक है। और इसका जो लैंग्वेज है, इनका जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हम लोग कहां से लाए। प्रियम्बल सबसे पहले जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए था 1776 में इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। 1776 में ही यूएसए इंडिपेंडेंट होने के बाद उनका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। उसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रियम्बल का आइडियाज था। तो हम लोग जो आइडियाज प्रियम्बल का आइडियाज कहां से लाए हैं, यूएसए से, ठीक है। सिमिलरली जो प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हम लोग ले आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, राइट। प्रियम्बल का आइडियाज कहां से लाए, यूएसए से। लैंग्वेज कहां से लाए, ऑस्ट्रेलिया। मतलब प्रियम्बल में कैसा लैंग्वेजेस होगा, ये लैंग्वेज। लेकिन हम लोगों का जो प्रियम्बल है, हम लोगों का जो प्रियम्बल है, ये हम लोग खुद ही ड्राफ्ट बनाए थे इसमें। सबसे पहले प्रियम्बल का ड्राफ्ट कौन बनाए थे, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कौन सा डेट था, 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे। क्या लेके आए थे, ऑब्जेक्टिव। किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू। कहां पे लाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये बातें किया गया कि भारत कैसा होगा, भारत का संविधान कैसा होगा, सारे ऑब्जेक्टिव्स वहां पे लिखा गया था कि भारत एक सॉवरेन स्टेट होगा, एक सेकुलर स्टेट होगा, एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, एक रिपब्लिक स्टेट होगा, और यहाँ का जो जितने भी लोग हैं, ऑल पीपल दे विल गेट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सारी चीजें उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था। तो 30 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव हुआ था। क्या हुआ था, मूव। और पास कब हुआ था, 22 जनवरी 1947, है ना। तो यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आज जाके बना है, क्या बना है। तो इस प्रियम्बल में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसने बताया था ना, बताइए, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In this constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution. ये प्रेमबल को आपको मतलब याद रखना है। इसको याद रखने से क्या है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने रहेगा। ओके, तो वी द पीपल जो है, ये है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस, प्रेमबल का सोर्सेस अगर बोलेंगे तो कौन है, वी द पीपल। वी द पीपल, कौन सा पीपल, वी द पीपल का मतलब कौन है, इंडियंस। वी द पीपल मींस इंडियंस। तो सबसे पहले हम लोग प्रेमबल को जानने के लिए चार चीजों को समझना पड़ेगा हमको। एक है इसका सोर्सेस क्या है,
और दूसरा है इसका नेचर क्या है, तीसरा है इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, चौथा है इसका डेट्स क्या है। ये चार चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सोर्सेस, अगर सोर्स बोलेंगे, प्रीएम्बल का सोर्सेस कहां से आया, विद द पीपल, अथॉरिटी, पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन अथॉरिटी टू प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आज हम प्रीएम्बल बोलते हैं। ये प्रीएम्बल सोर्सेस आया है कहां से, विद द पीपल ऑफ इंडिया से, विद द पीपल ऑफ इंडिया, इसीलिए इसका वर्ड जिक्र करना जरूरी है। तो इस विद द पीपल ऑफ इंडिया का जो सोर्सेस है, ये नेचर कैसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, नेचर तो हम समझेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नेचर है, उस नेचर किस तरह का होगा देखते हैं। इसका नेचर है 5 टाइप का। कितने टाइप का, सोर्सेस समझ में आ गया। सोर्स ऑफ प्रीएम्बल कौन है, विद द पीपल, ठीक है। नेचर, नेचर ऐसा क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड क्या, रिपब्लिक। एक एक वर्ड को हम समझना पड़ेगा। लास्ट टाइम हम तो थोड़ा सा बताए थे ना, इसको अभी समझेंगे, ठीक है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यहाँ पे दो चीज का ध्यान रखिएगा, जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में आया था, 1949 में आया और 1915 में कंप्लीटली लागू हुआ, उस टाइम ये दो वर्ड नहीं था। ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है। कैसा था, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था। तो ये वर्ड कब आया, कैसे आया, थोड़ी देर बाद हम समझेंगे। पहले वर्ड का मतलब मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं सबसे पहले। ओके, नींद आ रही है? नहीं। सॉवरेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? प्रीएम्बल में जो वर्ड दिया गया है सॉवरेन, इसका मतलब क्या है? सॉवरेन टू टाइप, सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम पावर, सुपरनास। लैटिन वर्ड सुपरनास का मतलब सुप्रीम अथॉरिटी। क्या है? सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर का मतलब इसके आगे और कोई पावर काम नहीं करेगा, यही सबसे मतलब जो भी डिसीजंस लेना है। सॉवरेन का मतलब सुप्रीम पावर। क्या? सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर। तो सॉवरेन टू टाइप्स का होता है, ठीक है। एक है इंटरनल सॉवरेन, एक है एक्सटर्नल सॉवरेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल? इंटरनल का मतलब देश के अंदर, एक्सटर्नल का मतलब देश के बाहर। तो क्या इंडिया देश के अंदर पावरफुल है क्या नहीं? Yes or no? Yes sir. Are you sure? Yes sir. इंडिया के अंदर, इंडिया का जितना भी टेरिटरी बाउंड्रीज है, इसमें इंडिया पावरफुल है क्या नहीं? Yes sir. जो भी डिसीजन लेना है किसी से पूछता है क्या? नहीं। क्यों? क्यों नहीं पूछता है? Because of sovereign state. Because of India is a sovereign state, मतलब सुप्रीम पावर स्टेट है, इसीलिए वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इंडिया में क्या लॉ होगा, कैसा नियम होगा, क्या कानून होगा, कहां पे किसको नौकरी देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी होगा, इंटरनल मामले में इंडिया का कोई पूछने वाले नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट एक्सटर्नल सॉवरेन? तो इंडिया के पास एक्सटर्नल सॉवरेन है क्या नहीं? यस और नो? हां, हाउ? एक्सटर्नल अगर सॉवरेन है तो क्या, इसका मतलब क्या है? बाहर में पावर है। हाँ सर, प्रैक्टिस कर रहे हैं पावर पाने के लिए। एक्सटर्नल सॉवरेन भी है इंडिया के पास, यस। यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी यस। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सटर्नल सॉवरेन का मतलब बाहर का कुछ भी देशों को अगर चाहेगा इंडिया, तो एक बार कर सकता है, कर सकता है क्या नहीं? यस और नो? जब इंडिया 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, यस और नो? 1947 में ना, या कब?
कौन सा डेट था? 15 अगस्त 1947। इस टाइम इंडिया में गोवा था क्या? नहीं। किसके अंडर में था? किसके अंडर में था? बाहर वाले के अंडर में था। यस और नो? तो एक्सटर्नल पावर दिखा के बाद में 1961 में गोवा को इंडिया में शामिल किया गया कि नहीं? हाँ या ना? दैट मींस एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी है, हमारे पास इंटरनल सॉवरेनिटी भी है और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी है। मतलब इसीलिए इंडिया को कहा जाता है कि ये सॉवरेन स्टेट। फर्स्ट वर्ड समझ में आ गया? व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज सॉवरेन स्टेट? बिकॉज़ इंडिया इज हैविंग सुप्रीम पावर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Therefore India is called as a supreme state, sovereign state. Clear? ये है नेचर, इंडिया का नेचर। ओके? नेक्स्ट, sovereign socialist. What is the meaning of socialist? समाजवाद। sovereignty का मतलब संप्रभुता था, सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, समाजवाद स्टेट। इंडिया को क्यों समाजवाद स्टेट? जब 1950 में ये वर्ड नहीं था, ये वर्ड आया तब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में आया। और ये वर्ड इसके साथ साथ दूसरा एक वर्ड आया था, कौन सा? सेकुलर। सेकुलर। तीसरा एक वर्ड आया था इंटीग्रिटी। क्या? इंटीग्रिटी। ठीक है? ये तीन वर्ड कब आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो एक एक करके समझेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है? सोशलिस्ट, हमारे देश में सोशलिस्ट अप्रोच क्यों बोला गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? सोशलिस्ट का मतलब देखिए, एक स्टेट होता है, दो तरह का उसमें रहते हैं। ठीक है? एक होता है कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है सोशलिस्ट। ठीक है? दो तरह का, एक कंट्री, एक स्टेट होता है, एक कैपिटलिस्ट होता है, दूसरा है सोशलिस्ट। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट? कैपिटलिस्ट में क्या होता है? कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि जितने भी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए इंडिया में जितना भी प्रॉपर्टी है, नालको, एचएल, ठीक है, जिंदल स्टील प्लांट या मतलब राउरकेला स्टील प्लांट या जो भी है, ठीक है, ठीक है, ये सारे किसके साथ चला जाएगा? प्राइवेट के पास चला जाएगा। किसके पास? प्राइवेट होगा। तो प्राइवेट अगर होगा तो यहाँ पे जो ऑनर होगा उसी का होगा। ऑनर डिसीजन लेंगे ना। मान लीजिए नालको कुसुमा का है, आपका है, तो आपको बेनिफिट मिलने से आप गायत्री को दोगे क्या? नहीं दोगे, है क्या नहीं? कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जहां पे सभी प्राइवेटाइजेशन होता है। कोई भी ऑनरशिप, जो भी ऑनरशिप होता है, ऑनरशिप जो है ये किसके पास रहेगा? ऑनरशिप, ठीक है, ये ऑनरशिप प्राइवेट हैंड में रहेगा। किसके पास? प्राइवेट हैंड। फॉर एग्जांपल अगर हम बातें करेंगे, अनिल अंबानी क्या चलाते हैं? रिलायंस, जियो, मुकेश अंबानी फैमिली क्या? जियो। जियो में जो भी रिचार्ज होता है वो किसके पास जाता है? अनिल अंबानी के पास जाता है, क्योंकि उसका ऑनर है ना वो, है क्या नहीं? लेकिन बीएसएनएल में अगर रिचार्ज करेंगे तो ये किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास जाने का मतलब सभी का प्रॉपर्टी होगा वो, है क्या नहीं? लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन होता है। तो अनिल अंबानी जैसे बड़े-बड़े लोग, उद्योगपति जो होते हैं, कैपिटलिस्ट पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उन लोग प्राइवेटाइजेशन करते हैं। इसीलिए हमारा जो सोसाइटी है इसको हम कैपिटलिस्ट को रिजेक्ट किए, कैपिटलिस्ट नहीं। हम लोग सोशलिस्ट का मतलब ये कहां से इन्फ्लुएंस हुए? हम लोग यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस हुए। कहां से इन्फ्लुएंस हुए? यूएसएसआर का सोशलिस्ट अप्रोच। हमारा देश का सोशलिस्ट एंड यूएसएसआर का सोशलिस्ट में अंतर है। बोर हो रहे हैं क्या? देखिए, ये जो सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है, हमारा आज का जो सोशलिज्म है ये अलग है। क्यों अलग है? थोड़ी देर बाद आप समझेंगे। ये जो सोशलिस्ट हम लोग कहां से इन्फ्लुएंस हुए? ठीक है, ये सोशलिस्ट क्या होता है? यहाँ पे दो तरह का चीजें आती है। फिर क्या आती है?
एक होता है मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्सिज्म, और एक होता है गांधीयन सोशलिज्म। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, हमारा क्या है कि हमारा मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है या गांधीयन सोशलिज्म है? किसका? गांधीयन सोशलिज्म है ज्यादा, मैक्सिमम। हमारा मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी है और गांधीयन सोशलिज्म भी है, क्योंकि डीपीएसपी साइलेंट फिजिक्स पढ़ाने का टाइम बताया था ना, 3 टाइप का मतलब प्रिंसिपल्स है ना, 3 टाइप का प्रिंसिपल्स है, सोशल प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। वो आगे हम डीपीएसपी पढ़ने का टाइम बताएंगे। तो डीपीएसपी कौन सा पार्ट में है? हाँ, पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 57 नहीं 51, कंफ्यूजन करने के लिए 57 लिखा हूं मैं, वो 1 है। 36 टू 51 यहाँ पे हमारा गांधीयन प्रिंसिपल देखने के लिए मिलता है। तो 1983 में एक केस हुआ था, 1983 में एक केस हुआ था, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि हमारा जो प्रिंसिपल्स मार्क्सिस्ट भी है, गांधीयन भी है, लेकिन ज्यादा झुकाव है गांधीयन प्रिंसिपल्स। क्यों? गांधी जी चाहते थे कि विलेज को डेवलप करने के लिए। आर्टिकल 40 में बताया था ना विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 में क्या बताया था? विलेज पंचायत। उसी विलेज पंचायत गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से किया था। इसलिए हमारा जो सोशलिस्ट अप्रोच है, यूएसएसआर का सोशलिज्म और हमारा सोशलिज्म में अंतर है। यूएसए का सोशलिज्म का मार्क्सिस्ट को बेसिस है, हमारा सोशलिज्म मार्क्सिस्ट प्लस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का स्टेट को सोशलिस्ट स्टेट क्यों बोला गया? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी है, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। जैसे नालको किसका है? गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर इलेक्शन ना। एचएल किसका है? पब्लिक सेक्टर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, हाल का जो भी बेनिफिट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के बाद हम बहुत सारी चीजें हमको मिलता है क्या नहीं? हाँ या ना? गवर्नमेंट का ओनरशिप है, गवर्नमेंट जहां पे ओनरशिप है मतलब पूरा इंडिया का पीपुल वहां पे ओनरशिप है। गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी का मतलब पूरा इंडिया का कितना 140 करोड़ पीपुल का प्रॉपर्टी है। मेरे बात समझ में आ रहा है? और हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन भी है, प्राइवेट भी है, जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। ठीक है कि नहीं? इन लोग क्या अपना जियो भी करते हैं। प्राइवेट में क्या है? जियो। गवर्नमेंट में क्या है? बीएसएनएल, एमटीएनएल जानते हैं ना? क्या है? महानगर टेलीकॉम, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। ये दिल्ली, बम्बई, बड़े-बड़े सिटी में होता है एमटीएनएल, और छोटी-छोटी सिटी में क्या होता है? बीएसएनएल। यहाँ पे अगर रिचार्ज करेंगे तो किसके पास जाएगा पैसा? गवर्नमेंट के जाएगा, मतलब वो आपका हिस्सा है, आपको मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। लेकिन जियो रिचार्ज करेंगे तो किसके पास जाएगा? अंबानी के पास। वो अंबानी आपको देगा। शुरुआत में 200 रुपया बोलेगा, बाद में 1200 रिचार्ज नहीं करोगे तो मोबाइल नहीं चलाओगे, क्या खत्म। अभी अगर आप लोगों को 500 का भी रिचार्ज करने से आप करोगे क्या नहीं? आदत पड़ गया है। हाँ या ना? एक दिन 1 मिनट मोबाइल नहीं रहेगा तो दिमाग खराब होता है ना? मोबाइल स्विच ऑफ होने से इतना दिमाग खराब होता है, पता है क्या नहीं? ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा सोशलिस्ट कंट्री इसलिए बोला गया क्योंकि हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब बहुत प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। प्राइवेट ओनरशिप भी है और गवर्नमेंट का ओनरशिप भी है। जहां पे जरूरत होगा तो वो वहां पे प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, जहां पे जरूरत है तो वहां पे गवर्नमेंट अपना ओनरशिप लेता है, गवर्नमेंट प्राइवेट को नहीं देता है। ये सर नो सोशलिस्ट का मतलब समझ में आ गया? क्या? समाजवाद का मतलब जहां पे सबका डेवलपमेंट होगा, जहां पे सबका डेवलपमेंट होगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो वहां पे डायरेक्ट गवर्नमेंट का ओनरशिप रहेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो प्राइवेट को भी मौका दिया जाएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ही अगर ये रोड बनाएंगे, गवर्नमेंट ही रोड बनाएंगे, इतना बड़ा देश को कितना गवर्नमेंट संभालेंगे, इसीलिए प्राइवेट को पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? यस। इसीलिए सोशलिस्ट का मतलब समझ आया? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है?
इसमें कैपिटलिस्ट है क्या? कंप्लीटली सोशलिस्ट है क्या? जो सोशलिज्म है ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब क्या है? बोथ गवर्नमेंट ओनरशिप प्लस प्राइवेट ओनरशिप। देयरफॉर इंडिया जो नेचर है मिक्स्ड इकोनॉमी नेचर है। कौन सा नेचर है? मिक्स्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें, ठीक है? मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या कौन सा वर्ड है? सेकुलर। सेकुलर वर्ड पहले था क्या? कब आया? 42nd अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, क्योंकि उसी टाइम सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुआ है। आज तक सबसे ज्यादा अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ओके, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ बाद में समझाएंगे। पहले समझिए सेकुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर? सेकुलर का मतलब हमारे इंडिया का सेकुलर अलग है, विदेश का सेकुलर अलग है, वेस्टर्न सेकुलर अलग है, इंडियन सेकुलरिज्म अलग है। सेकुलर का मतलब क्या बताया था? इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, नो स्टेट रिलीजन, मतलब कोई भी रिलीजन को इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाएगा। हिंदू 80% है, इसका मतलब हिंदू स्टेट बोलते हैं क्या इंडिया को? मुस्लिम लगभग 13% है, तो क्या उनको मुस्लिम स्टेट बोलते हैं क्या? क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, टोटल कितना रिलीजन बताया था? 8 टाइप्स ऑफ रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट करता है। क्या क्या? हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और जुडाइज्म, जोरास्ट्रियन, है ना? और हो गया? ये 8 टाइप का रिलीजन है। ये 8 टाइप का रिलीजन को किसी भी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बनाया गया है, इसीलिए इंडिया का हम लोग सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट 3 तरह का मतलब देखिए स्टेट क्या होता है, 3 तरह का सिस्टम आता है। एक होता है एथिस्टिक स्टेट, दूसरा आता है थियोक्रेटिक स्टेट, तीसरा आता है सेकुलर स्टेट। ठीक है? एथिस्टिक का मतलब क्या होता है? देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। एथिस्टिक एक होता है एथिस्टिक, दूसरा होता है थियोक्रेटिक, तीसरा होता है सेकुलर। एथिस्टिक का मतलब यहाँ पे किसी भी तरह रिलीजन को आप फॉलो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। ठीक है? एथिस्टिक स्टेट का मतलब यहाँ पे आप किसी भी तरह रिलीजन एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में आप जाके कहीं पे मतलब मंदिर में बैठ नहीं सकते हैं, चर्च में जा नहीं सकते हैं, या नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ओके, अगर ऐसा देखा जाएंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा स्टेट को क्या बोलते हैं? कौन सा? ठीक है, वहां पे कोई विश्वास नहीं करते हैं किसी को। थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब क्या होता है? जहां पे स्टेट ने अपना एक पर्टिकुलर रिलीजन को दिया जाता है, जहां पे स्टेट रिलीजन होता है। क्या होता है? स्टेट रिलीजन होता है। फॉर एग्जांपल भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये इंडिया का आसपास का कंट्री, इसी को हम समझ जाएंगे, है ना? अफगानिस्तान, ठीक है? ओके, अफगानिस्तान कितना स्टेट लिखा है यहाँ पे? 5। भूटान कौन सा स्टेट है? बुद्धिज्म। क्या है? बुद्धिज्म यहाँ पे फॉलो करते हैं, इसलिए बुद्धिस्ट स्टेट। श्रीलंका में कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? वहां पे भी बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। 2 तरह का बुद्धिज्म होता है वहां पे। ठीक है, वो 2 तरह हिस्ट्री वाले पढ़ेंगे बुद्धिज्म। पाकिस्तान में कौन सा रिलीजन है? इस्लाम। बांग्लादेश में
अफगानिस्तान में तो अपना एक पर्टिकुलर स्टेट का रिलीजन है क्या नहीं? भूटान में कौन सा रिलीजन है? बुद्धिस्ट। श्रीलंका में बुद्धिस्ट। पाकिस्तान में इस्लाम। तो इनका स्टेट रिलीजन क्या है? इस्लाम। क्या है? इस्लाम। बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन क्या है? इस्लाम। ऐसा स्टेट को क्या बोलते हैं? कौन सा स्टेट? थियोक्रेटिक। इसको बोलते हैं थियोक्रेटिक, जहां पे स्टेट का अपना एक रिलीजन होता है। अफगानिस्तान का इस्लाम, ये अपना स्टेट रिलीजन हो गया क्या नहीं? इस्लाम को ही इंपॉर्टेंस देंगे वहां पे, बाकी अदर रिलीजन को इंपॉर्टेंस देंगे क्या? नहीं देंगे। तो ऐसा स्टेट को क्या बोलेंगे? थियोक्रेटिक। एथिस्ट का मतलब नो स्टेट रिलीजन। क्या? नो रिलीजन एक्टिविटीज। नो रिलीजन एक्टिविटीज, ठीक है? नो स्टेट रिलीजन एक्टिविटीज, यहाँ पे कोई एक्टिविटीज ही आप नहीं कर सकते हैं एथिस्ट, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते हैं। भगवान है नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा? चलो मेरे में बैठकर खाना खाते आ जाओ, ठीक है? हम लोग कार्तिक पूर्णिमा और क्या दिवाली ये सब बनाते हैं, लेकिन हम लोग पूर्णिमा और निमा नहीं, लाओ चिकन मटन। ओके। सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है? नो स्टेट रिलीजन। फॉर एग्जांपल इंडिया, क्या है? इंडिया। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिस्ट स्टेट एंड सेकुलर स्टेट? यहाँ पे तो रिलीजन एक्टिविटीज को ही नहीं अलाउ किया जाता है कि यहाँ पे एथिस्ट में रिलीजन एक्टिविटीज ही अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे नो स्टेट रिलीजन, किसी पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन मतलब किसी एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस तो नहीं दे रहे, बट आप चाहे तो आप जिस रिलीजन को चाहोगे वो रिलीजन आप फॉलो कर सकते। ये सर नो। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 25 से लेके कितना तक? 28 में क्या दिया गया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अ फंडामेंटल राइट्स। इस राइट्स को आपको कोई नहीं छीन सकते। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिया गया है, पार्ट 3 में, ठीक है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपको दिया गया है। इसी फंडामेंटल राइट्स में एक रिलीजन का राइट्स भी है, आर्टिकल 25 से लेके 28। लेकिन किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इंपॉर्टेंस दिया गया है क्या? दिया गया है, लेकिन सभी को दिया जाता है। आप जैसे चाहो वैसे आप रिलीजन, अभी आप हिंदू हैं, कल क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, कल क्रिश्चियन है मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुस्लिम हो बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? या किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं। Therefore India is called a secular state. समझ में आया? सेकुलर स्टेट क्यों बोलते हैं? इंडिया को सेकुलर स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया में जो 8 तरह का रिलीजन है, धर्म है, इस 8 रिलीजन को भी किसी भी रिलीजन को इंडिया ने इंपॉर्टेंस, स्टेट ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। किसी को पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं माना, इसलिए इसको सेकुलर स्टेट माना गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अंडर आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स वर मेंशन, द आर्टिकल फ्रॉम 25 to 28 right to freedom of religion also mentioned in our constitution. Therefore India is called a secular state. India is called a secular state. समझ में आ गया? ये सेकुलर शब्द 1976 में ऐड किया गया था। ओके? कब किया गया था? 1976। ओके। कितना वर्ड समझ में आया? सॉवरेन का मतलब समझ में आया? सॉवरेन, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, सेकुलर, नो स्टेट, डेमोक्रेटिक, सॉरी, डेमोक्रेटिक स्टेट। इंडिया का जो स्टेट नेचर है ये डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी के द्वारा होता है। क्या होता है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है? डेमो का मतलब, डेमो ग्रीक वर्ड है, डेमो का मतलब पीपल, क्रेसी का मतलब रूल। दैट मींस ये क्या होता है? पीपल्स रूल या रूल ऑफ द पीपल। पीपल्स रूल, पीपल्स रूल और रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल। कैसे? कैसे रूल ऑफ द पीपल? आज जो आप वोट देते हैं एमपी को, एमएलए को, एमपी जाकर पार्लियामेंट में बैठ के रूल बनाता है कि नहीं?
आप लोग चाह के भी जा सकते हैं क्या पार्लियामेंट में? आपको कौन चाहेंगे तो जा सकते हैं? आप लोग पीपल, आप लोग कौन चाहेंगे तो पावर कौन है? पीपल है। पीपल्स का रूल, पीपल जिसको चाहेंगे उसको भेजेंगे। एक वोट से अगर जीतेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर, एक वोट से हारेंगे तो घर पे। ये सर नो, उससे मतलब क्या मैटर नहीं करता है कि आप कितना वोट से जीते हैं। आप 50,000 वोट से जीतिए या एक वोट से जीतिए, जीतने के बाद कहाँ जाएंगे? हारने के बाद, ठीक है। तो हमारा जो स्टेट नेचर है ये डेमोक्रेटिक। क्या है? डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चुना जाएगा, लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन ने बोला था, आपको सबको पता होगा। यस सर। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना? ठीक है। तो पीपल्स रूल। तो हमारा इंडिया कैसा स्टेट है? डेमोक्रेटिक नेचर है। कैसा है? डेमोक्रेटिक नेचर है, ठीक है। डेमोक्रेटिक नेचर कैसे? बिकॉज यहाँ का जो हेड है, हेड कौन कौन हेड है? एक है प्रेसिडेंट और एक है प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों हेड है, हाँ या ना? कैसा हेड है ये लोग? ये कैसा हेड है? ये रियल हेड है। ये रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नॉमिनल। ये दोनों ही हेड कैसे आते हैं? इलेक्टेड होकर आते हैं। ये दोनों कैसे आते हैं? डेमोक्रेटिकली लोग उनको जिसको इलेक्ट करते हैं वही जाते हैं ना, हाँ या ना? देयरफॉर इट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हमारा हेड है, प्राइम मिनिस्टर भी हेड है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट आता है, अंडर आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो प्राइम मिनिस्टर सबका हेड हो जाता है, ठीक है, रियल हेड। तो दैट मींस गवर्नमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे स्टेट है। ये दोनों का हेड कैसे आते हैं? इलेक्ट होकर आते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? डेमोक्रेटिक। समझ में आ गया? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड होते हैं, हमारा दो तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। कितना तरह का डेमोक्रेटिक? 2 टाइप्स का। एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट, एक और दूसरा होता है डायरेक्ट। हमारा कौन सा है? हमारा कौन सा है? हमारा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या है? इनडायरेक्ट। इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या गायत्री डाउट? कैसे सर हम लोग तो वोट दे रहे डायरेक्ट, हैं? ये सोच रहे हैं ना, एमएलए और एमपी को तो आप डायरेक्ट वोट दे रहे हैं, एक इनडायरेक्ट कैसे हो गया? देखिए, इनडायरेक्ट का मतलब ये है, हम लोग प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट दे रहे हैं क्या? चीफ मिनिस्टर के नाम पे वोट दे रहे हैं क्या? मोहन चरण मांझी कभी सोचा था चीफ मिनिस्टर बनने के लिए? वो सपने में भी नहीं सोचा था बेचारा। वो एक एमएलए बना ना, लेकिन बाद में क्या बन गया? तो डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देते हैं क्या? एक एमपी के नाम पे वोट देते हैं, पीएम वो एमपी के नाम पे। नरेंद्र मोदी जी बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता हुआ है, वो है तो गुजरात के, लेकिन बनारस में हम लोग इंडिया का कहीं पे भी जाकर कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बनारस से कंटेस्ट किया एज एन एमपी, नॉट एन प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बना क्या नहीं? यस और नो? देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रेजेंटेटिव। अरे सर एमएलए और एमपी को डायरेक्ट, एमएलए को आप वोट देते हैं डायरेक्ट, एमएलए को आप वोट देते हैं डायरेक्ट, एमपी को आप वोट देते हैं डायरेक्ट, लेकिन एमपी बाद में क्या बन जाता है?
प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। तो वो डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, है ना, समझ में आ गया? ओके। अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे वोट देते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, जॉय बिडेन, ओबामा, बराक ओबामा, इनके नाम पे वोट देते हैं। लेकिन इंडिया में हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देते हैं क्या? नरेंद्र मोदी लेके आएगा, क्या लेके आएगा, फूल। मोदी का नाम है क्या उसमें? राहुल गांधी लेके आएगा हाथ, वहां पे नाम लिखा होता है कि राहुल गांधी करके? नहीं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, राइट, समझ में आया नहीं? नेक्स्ट, रिपब्लिक, 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 है ना? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? सबको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। कौन है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलने से गवर्नमेंट का हेड कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड, हेड ऑफ द स्टेट, इंडिया का फर्स्ट सिटीजन, सेकंड सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन इज प्रेसिडेंट, सेकंड सिटीजन इज वाइस प्रेसिडेंट। ओके, कौन? वाइस प्रेसिडेंट। अब ये मत बोलो कि थर्ड सिटीजन कौन? ओके, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ओके, तो हम लोग रिपब्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक मोनार्किकल स्टेट होता है, मोनार्क। कौन होता है? मोनार्क। ब्रिटेन में क्या है? राजा का बेटा राजा, मूवी देखे है ना? राजा का बेटा राजा, हीरो का बेटा हीरो, हीरोइन का बेटी हीरोइन, वो परंपरा चलता है। ठीक है, भूटान में राजा है, किंग है, ठीक है, तो उसका बेटा किंग बनेगा। लेकिन हमारा इंडिया में द्रौपदी मुर्मू अगर प्रेसिडेंट है, उसका बेटी प्रेसिडेंट बनेगी क्या? अगर हेरेडिटरी सिस्टम या मोनार्किकल सिस्टम होता तो क्या होता? द्रौपदी मुर्मू का बेटी ही प्रेसिडेंट बनती या बेटा ही प्रेसिडेंट बनता। लेकिन अभी नहीं। कौन बनाएंगे उनको? कौन? पब्लिक। कौन बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? थ्रू इलेक्शन। ठीक है, तो हमारा यहाँ का जो हेड है, मान लीजिए भूटान या इंग्लैंड का बात करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में यहाँ पे क्या है? किंग का बेटा क्या हो रहा है? क्वीन का बेटी। लेकिन हमारे यहाँ पे पब्लिक जिसको चाहेंगे वो हेड बनेंगे। लेकिन यहाँ पे पब्लिक चाहे या ना चाहे वो ऑटोमेटिक है कि नहीं? ओके, देयरफॉर इंडिया इज कॉल्ड ए रिपब्लिक स्टेट। समझ में आ गया? रिपब्लिक क्यों बोलते हैं? प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? एमएलए एमपी का इलेक्शन डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? एमएलए एमपी का पक्का, प्रेसिडेंट का कौन देते हैं इनको वोट? एमएलए है कि नहीं? हम लोग एमएलए को वोट देते हैं, एमएलए और एमपी मिलकर प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। इसीलिए इसको कौन सा इलेक्शन बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? ठीक है, राइट। रिपब्लिक समझ में आ गया? रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारे कितने हेड है यहाँ पे इंडिया में? हेड कितने हैं? एक है क्या? ये हेड कितने हैं? कितने? कौन कौन? एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव हेड और एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। रियल का मतलब जिसके पास कंप्लीटली पावर रहता है डिसीजन लेने की, और नॉमिनल का मतलब नाम के लिए पावर रहता है, उसका कुछ काम नहीं है ना।
फॉर एग्जाम्पल घर पे नाना नानी बुढ़ापा होते हैं, जैसे डंडा पकड़ के घूमते हैं, लेकिन वो हेड है क्या नहीं, सबसे बड़ा कौन है, नाम के लिए, लेकिन वो काम करते हैं क्या, काम कौन करते हैं, जो ये उसका बेटा बेटी जो भी है क्या नहीं। तो रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल हेड आप बोलोगे तो नहीं, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे तो नहीं बताएंगे, बताएंगे। ओके, सब चीज एक प्रोसेस से होता है ना, है कि नहीं, राइट। तो नेचर हम लोग पढ़िए, नेचर क्या क्या है, सब आएंगे। ट्रिपल एस डॉक्टर डोंट ईट जिलेबी, क्या, ट्रिपल एस डॉक्टर डोंट ईट जिलेबी। जे मीन्स जस्टिस, ए मीन्स, एल मीन्स, बी मीन्स ब्रदरहुड, जिसको बोलते हैं फ्रैटर्निटी, क्या बोलते हैं, आई मीन्स, ट्रिपल एस मीन्स सॉवरेन, डी मीन्स, आर मीन्स डोंट ईट को छोड़ दीजिए, बाकी जिलेबी खाइए, है ना, या तो डोंट को क्यों लिखेंगे, ईट जिलेबी, है ना, जिलेबी खाओ, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स सीखेंगे। ट्रिपल एस डॉक्टर ईट जिलेबी, है ना, ओके ठीक है। अभी फिर देखते हैं नेचर हम लोग का देख लिएगा, नेचर कौन कौन सा है, सोशल है, सॉवरेन है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये है इंडिया का नेचर ऑफ द स्टेट, इंडिया का नेचर ऑफ द स्टेट। नेचर क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो प्रियम्बल को अगर हम बातें करेंगे तो इनका जो प्रियम्बल है ये 4 भाग में डिवाइड किया गया है। प्रियम्बल को 4 टाइप्स, क्या क्या, एक है सोर्सेस, दूसरा है क्या, नेचर, तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स, चौथा है डेट्स। अब थोड़ी देर पहले लिखा था ना, फिर से क्यों लिख रहे हैं। सोर्सेस का मतलब कौन है, with the people, sources means nature means with the people। ट्रिपल एस डॉक्टर है ना, ट्रिपल एस डॉक्टर। ऑब्जेक्टिव्स, ट्रिपल एस डॉक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिलेबी खाना, है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इंटीग्रिटी। ओके, अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो ऐसे आएगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड इंटीग्रिटी। लेकिन मैं जिलेबी इसीलिए बनाता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट बनने के लिए, जिलेबी, ठीक है, क्या कहां गए, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ऐसे, ठीक है। तो नेचर समझ में आ गया, तो इसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जस्टिस, सबसे पहले देखेंगे जस्टिस में क्या है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या है, हाँ, न्याय का मतलब अन्याय, और जस्टिस का मतलब क्या है, इक्वालिटी मेंटेन होना है सबके साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं होना। अगर इक्वालिटी मेंटेन आएगा तो वहां पे पीस रहेगा, यस और नो, पीस। पीस लाने के लिए क्या, जस्टिस होना, जहां पे जस्टिस है वहां पे पीस है। फॉर एग्जांपल आपके घर पे भी 2 भाई बहन है, भाई को ड्रेस खरीद के दिया और बहन को नहीं दी, जस्टिस हो जाएगा,
पीस रहेगा क्या वहां पे? बोलेगा क्या नहीं? क्या बोले? बोलोगे? कितने भाई बहन हैं? और देखो जस्टिस हो रहा है। एक को शक्ति पूरा से खरीद के देंगे, दूसरे को दामन जोड़ से खरीद के देंगे, और तीसरे को नंदपुर से देंगे, तो वो भी इनजस्टिस है। हाँ या ना? तो जस्टिस का मतलब होता है इक्वालिटी, टू ब्रिंग इक्वालिटी, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी देना है ना? सबको, जहां पे इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना है, इनइक्वालिटी को खत्म करना ही जस्टिस। ओके, तो किस तरह का जस्टिस हमको मिलेगा? एक है सोशल जस्टिस। क्या है? सोशल जस्टिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस का मतलब समाज में हम लोगों का यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर है क्या नहीं? गरीब, अमीर सब लोग है ना? अगर कोई मान लीजिए एससी है, या कोई मान लीजिए एसटी है, या मान लीजिए कोई ओबीसी है, ठीक है, या मान लीजिए कहीं वुमेन है, या कहीं लेबर है, अगर इनको हम सोचेंगे कि वुमेन है, इनको क्यों स्पेस दे दो, ये बोलना मतलब आपका सोसाइटी में आपको आपके साथ क्या हो रहा है? इनजस्टिस हो रहा है क्या नहीं? ठीक है, आप एससी हो या आप एसटी हो करके अगर बोलना मतलब सोसाइटी में आपको क्या डिप्राइव किया जा रहा है? ये सब नो। तो इस तरह से जो इनइक्वालिटी है, इस सारे को हटाने के लिए हम क्या बोलते हैं इसको? सोशल जस्टिस का मतलब सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, जो सोसाइटी में, जो मैन-मेड सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करने के लिए हमको सोशल जस्टिस की लेना है, मतलब सोसाइटी में इक्वालिटी लाना है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोशल जस्टिस। मान लीजिए कोई डिप्रेस्ड क्लास है या कोई वुमेन है, वुमेन करके अगर उनको अपॉर्चुनिटी जॉब नहीं देंगे, ताकि उसको सोशली क्या कर रहे हैं? इनजस्टिस कर, सोशल इनजस्टिस हो रहा है क्या नहीं? हाँ है ना? राइट? तो सिमिलरली सोसाइटी में जो भी इनजस्टिस होता है उसको हटाने के लिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है? जितना पुअर हो, जितना रिच हो। अनिल अंबानी अगर वोट देगा, अनिल अंबानी वोट देगा तो कितना पड़ेगा? एक रिक्शा पुलर देगा वोट तो कितना आएगा? हाँ? है क्या नहीं? पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस। देखिए, तो इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है कि आपके पास जो भी है, अनिल अंबानी को मांगने से तो नहीं देगा ना। यहाँ पे जाकर गरीब बोलेगा मैं तो गरीब हूँ, अनिल अंबानी के पास इतना पैसा है, इससे कैसे चलेगा? मेरे साथ तो इनजस्टिस हो रहा है, ऐसे चलेगा क्या? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि आप गरीब हो या अमीर हो, वुमेन हो या दलित हो या कुछ भी हो, आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगा अर्न के लिए। आर्टिकल 16 में दिया गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी। पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट्स तब पढ़ेंगे, ठीक है? तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि आपको कहीं पे रुका नहीं जाएगा कि आप नहीं कर सकते हैं, या आप ऐसा है, आप वैसा है, ठीक है? इसीलिए इकोनॉमिक जस्टिस मतलब आपको काम करने का मौका मिलेगा, जो जितना काम करेगा, है ना? एक लेबर होता है और एक मिस्त्री होता है। लेबर को ज्यादा पैसा मिलता है, मिस्त्री को? काम कौन ज्यादा करता है? क्यों ऐसा इनजस्टिस? इकोनॉमिकली इनजस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेबर के पास स्किल के बारे में बात। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है? मैं मेरे बारे में नहीं बताऊँ, ठीक है? अगर मान लीजिए एक टीचर पढ़ा रहा है हाई स्कूल में, एक टीचर पढ़ा रहा है प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी वाले को ज्यादा मिलेगा या हाई स्कूल वाले को? तो वहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस बोलेंगे क्या? बोलेंगे जो जितना वो बीएड किए हैं इसलिए हाई स्कूल में, अब बीएड नहीं किए सिंपली +2 पास किए हैं इसलिए ओटीईटी क्वालीफाई करके प्राइमरी टीचर। हाँ, इनका है 30,000, उनका है मतलब 50,000। इकोनॉमिक जस्टिस हो रहा है क्या? आपका स्किल के हिसाब से आप यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हैं, ये रुका नहीं जाएगा। देयर इज नो ऑब्स्टैकल टू प्रमोट, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब समझना है? ओके, आप मान लीजिए ग्रेजुएशन, हम सब लोग ग्रेजुएशन पास किए। ग्रेजुएशन पास करने वाले कोई डायरेक्ट आईएएस बन जाता है तो उसको भी उतना ही सैलरी मिलता है। जो लोग एमए एमफिल खत्म करके फिर आईएएस बनेंगे तो उनको भी वो बोलेंगे नहीं, वो ज्यादा क्वालीफाई करके आईएएस बना है, उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा। ऐसा है क्या? तो इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है कि सबको बराबर
सबको बराबर पार्टिसिपेशन, फ्री फेयर, फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन। कहां पे फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन? कहां पे? मान लीजिए यहाँ पे एक जेंट्स का सीट है, एक जेंट्स का सीट है, यहाँ पे लेडीज अगर कॉन्टेस्ट करना चाहे ये सब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ? क्यों नहीं मिलेगा? तो जेंट्स का है क्या? यहाँ पे जेंट्स थोड़ी ना लिखा जाता है, जहाँ पे लेडीज का सीट होता है वहां पे लिखा जाता है लेडीज सीट, वहां पे जेंट्स अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, इंसाफ हो रहा है। इसीलिए लेडीज सीट को रिजर्व रखा जाता है, क्योंकि लेडीज को वुमेन एम्पावरमेंट, उन लोग आज तक भी आगे नहीं बढ़े हैं, तो उनका सीट को रिजर्व रखा है। ठीक है, जेंट्स तो हमेशा क्या किया है, डिप्राइव किया है। क्या प्रदीप? हाँ नहीं है प्रदीप, क्या नाम है? प्रदीप करना। ठीक है, तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है आप गरीब हो या अमीर हो, आप मैन हो या वुमेन हो, आपको बराबर का क्या मिलेगा? राइट्स मिलेगा। कंटेस्टिंग इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं, कोई भी, सभी लोग वोट दे सकते हैं क्या? नहीं। 18 साल के ऊपर जो होगा 18 प्लस, ठीक है, तो वोटिंग राइट्स मिलेगा। 18 साल से जो भी ऊपर है ये सारे लोग, चाहे गरीब हो अमीर हो, सारे को वोट देने का राइट्स मिलेगा। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, 18 साल वाले इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कौन बोल रहा है कर सकते हैं? अर्जुन, द्रोणाचार्य। स्टेट इलेक्शन, पंचायत राज इलेक्शन में मिनिमम 21 इयर्स होना है। ठीक है, कितना? एमएलए का इलेक्शन में कितना? कम से कम 25 होना है। ठीक है, एमपी 2 टाइप्स का है, एक होता है लोकसभा एमपी, एक होता है राज्यसभा एमपी। ठीक है, लोकसभा एमपी के लिए 25 इयर्स, राज्यसभा एमपी के लिए 30 इयर्स। ये पढ़ेंगे बाद में, लेकिन जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब जो भी 18 साल से ऊपर सारे लोग वोट दे सकते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट 21 इयर्स या 25 इयर्स से हो, ठीक है, ये लोग इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकते। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, लिबर्टी ऑफ थॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी? फ्री, स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। और एक है फ्रीडम, इसका मतलब भी स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब भी मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्रता, दोनों। तो हमारा जो प्रियम्बल में फ्रीडम का यूज ना करके लिबर्टी क्यों यूज किया? नहीं तो फ्रीडम का यूज करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फ्रीडम क्यों यूज नहीं किए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम? कौन बता सकते हैं? अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे बिलीफ एंड फेथ, दोनों ही विश्वास। बिलीफ का मतलब विश्वास, फेथ का मतलब भी विश्वास। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसको भी हम पढ़ेंगे। ये बताइए लिबर्टी एंड फ्रीडम में अंतर क्या है? कौन बता सकते हैं? कोई जो भी बताइए तो कर दूंगा। नहीं, दिमाग लगाओ सर। फ्रीडम इधर से उधर होगा, उधर से इधर आ जाएंगे। लिबर्टी का मतलब इधर से जाना, फ्रीडम का मतलब इधर से जाना। सुनिए, 1947 में क्या हुआ था? फ्रीडम मिला था। किसके द्वारा मिला?
कंप्लीटली फ्रीडम मिला ना। ब्रिटिशर्स ने बोले कि आज से इंडिया से इंडिपेंडेंस आज तक 1947 के द्वारा इंडिया आज से एक सॉवरेन स्टेट बन गया, डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया, रिपब्लिक स्टेट बन गया। आज से ब्रिटिशर्स का कोई भी रूल्स इंडिया में नहीं चलेगा। कंप्लीटली फ्रीडम मिला क्या नहीं? दैट मींस किसी से आपको फ्रीडम मिलना। फॉर एग्जांपल घर पे मम्मी पापा क्या बोलते हैं, मेरे बेटा बेटी को फ्रीडम दे दिया। क्या दे दिए? फ्रीडम, मतलब दे आर फ्री फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कंप्लीटली फ्रीडम मिला। यहाँ पे लिबर्टी इसीलिए बोला गया है कि किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है लिबर्टी का। यहाँ पे फ्रीडम का मतलब परमिशन, ब्रिटिश का परमिशन लाने के बाद फ्री हुए आप, पेरेंट्स का परमिशन मानने के बाद कौन? स्टूडेंट्स फ्री हुए। तो हम लोग लिबर्टी वर्ड इसलिए यूज किए कि किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे परमिशन की जरूरत है। लिबर्टी इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे आपके पास कंप्लीटली लिबर्टी है। क्या है? लिबर्टी है, लेकिन ये जो लिबर्टी होगा ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा। रेस्ट्रिक्शन होने का मतलब रीजन होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई रोक नहीं सकते। मतलब कंप्लीटली आप स्वतंत्रता है यहाँ पे, किसी से परमिशन लेके आपको स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीटली स्वतंत्रता है। लेकिन हम लोग क्या किए हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखे हैं लिबर्टी का मतलब। दोनों समझ में आया? फ्रीडम और लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब कंप्लीटली फ्रीडम, फ्रीडम मींस कंप्लीटली परमिशन फ्रॉम अदर्स, है ना? मैं आप लोगों को फ्रीडम कर दूंगा या लिबर्टी दूंगा। मैं अगर आपको फ्री करने का मतलब मैं क्या दूंगा? फ्रीडम दूंगा या लिबर्टी दूंगा? हाँ, फ्रीडम देने का मतलब मेरे परमिशन में आपको आप फ्री हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर क्या करेंगे? वापस आएंगे क्लास। लिबर्टी का मतलब क्या है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को कुछ रीजन होगा तो मैं लिबर्टी दूंगा, है ना? ओके। लिबर्टी ऑफ थॉट, थॉट का मतलब क्या है? देखते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट्स मतलब आपके पास सोचने के लिए कंप्लीटली लिबर्टी। आप क्या सोच सकते हैं? सोच भी सकते हैं, नहीं सोच सकते, है ना? कैसे सोचेंगे आप? जैसे मान लीजिए आपको सोचने का मौका मिलेगा कि आप 2 मिनट सोचिए, आप आईएएस बनोगे, ओएएस बनोगे, टीचर बनोगे या क्या करोगे? आप सोचते हैं क्या नहीं? आपको सोचने का मतलब सोचने का फ्रीडम है क्या नहीं? यस और नो? लिबर्टी है आपको, राइट? सोचने का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कंप्लीटली फ्रीडम, मतलब ये जो लिबर्टी है ऐसा नहीं है कि सोचो मतलब कुछ भी सोच लो। अभी अमेरिका जाओ करके सोच के जा पाओगे क्या? उसके पीछे रीजन होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। जो पॉसिबल है उसके ऊपर आप सोचिए, है ना? लिबर्टी ऑफ थॉट। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन। आपके पास एक्सप्रेशन करने का लिबर्टी है। जैसे हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं क्या नहीं? ये क्या है? हीरो क्या कर रहा है? एक्सप्रेस ही कर रहा है। हीरोइन क्या कर रही है? एक्सप्रेस ही कर रही है। जो बोल रहा है वो भी एक्सप्रेस कर रहा है, जो नहीं बोल रहा है वो भी एक्सप्रेस। जो नहीं बोल रहा है पानी पीने के लिए क्या होता है? बोलता है कि नहीं? पानी की जगह उसको डाल दे देंगे तो एक्सप्रेशन करेगा। दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है क्या नहीं? राइट। एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेशन किसी भी तरह के एक्सप्रेशन कर सकते हैं। मतलब आप फिजिकली एक्सप्रेशन कर सकते हैं, माइंड एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? कि जैसे भी आप चाहेंगे। तो आपके पास कंप्लीटली क्या है? लिबर्टी है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, बिलीफ एंड फेथ। अब बताइए बिलीफ एंड फेथ में क्या डिफरेंस है? बिलीफ किसको करते हैं हम? बिलीफ, 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 ठीक है? बिलीफ का मतलब क्या है? विश्वास। फेथ का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस बिलीफ एंड दिस फेथ? दिस बिलीफ, क्या डिफरेंस है? आप किसको बिलीव करते हो और किसको फेथ करते हो?
Sorry? Please go ahead. We believe on people and faith of God. Okay. But sometimes we face some. Anybody else? Zarna. बिलीव का मतलब हम खुद सोच के हाँ ये बिलीव करते हैं, पर फेथ का मतलब किसी ने बोला तो मतलब हाँ ट्रूली डीपली हम फेथ करते हैं। और बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, खत्म करना है। बिलीव, ये भी विश्वास है, ये भी विश्वास है। ये बड़ा है या ये बड़ा है? फेथ बड़ा है। देखिए, बिलीव का मतलब जिसके लिए आप विश्वास कर रहे हैं उसके लिए प्रूफ की जरूरत पड़ेगा। क्या? प्रूफ की जरूरत पड़ेगा। प्रूफ का मतलब आप है या नहीं है उसके ऊपर देखना पड़ेगा। फेथ जिसके ऊपर करोगे प्रूफ की जरूरत नो प्रूफ। ठीक है, मतलब इसको आप क्या करेंगे, आप कंप्लीटली फेथ कर रहे हो। ठीक है, ये बिलीव का मतलब हम लोग क्या करते हैं, गॉड को बिलीव करते हैं। किसको? गॉड को देखें क्या? लेकिन हम प्रूफ करते हैं, इस मंदिर में जाएंगे तो मैं इस पर पास हो जाऊंगा। प्रूफ करते हैं कि नहीं हम लोग अपने आप? लेकिन देखते हैं क्या? बिलीव भी वहां पे जाओ, वो मतलब शिव मंदिर में जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहता है, बोलेंगे कि नहीं? बिलीव। फेथ का मतलब जहां पे आपको प्रूफ नहीं है, कंप्लीटली आप कंप्लीटली उसको क्या करती है, आप आत्मसमर्पण करती है, फेथ करती है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि बिलीव होने का मतलब आप कुछ चीजों को मतलब सोच के बिलीव करोगे, सोचोगे कि क्या करने से ये होगा, सही में ये है या नहीं है, ये सोच सोच के आप बिलीव करोगे। किसी के ऊपर डायरेक्ट बिलीव करते हो क्या? क्योंकि उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप बिलीव नहीं करोगे, है ना? जब जानोगे तो वो बोलेगा फेथ ऑन मी, बोलेगा कि नहीं? फेथ ऑन मी, क्योंकि उसको आप जान चुके हैं। इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जानते हैं क्या? बिलीव। समझ में आया फ्रेंड्स? बिलीव का मतलब जिसके लिए प्रूफ की जरूरत है, जिसके लिए आपको सोचने की जरूरत है, जिसके बारे में आप नहीं जानते, इसीलिए वहां पे बिलीव आता है। लेकिन जिसके बारे में आप कंप्लीटली जानते हैं उसके ऊपर क्या आता है? जैसे अगर कोई एक बार एक मंदिर में जाते हैं तो उनको अगर सक्सेस मिल जाता है तो उस गॉड के ऊपर उनका क्या होगा? ये समझो, राइट? नहीं तो उससे पहले क्या रहेगा उनके पास? मुझे बिलीव है होगा शायद, ऐसे ही बोलते हैं ना, राइट? वर्शिप करने का भी आपके पास लिबर्टी है। वर्शिप का मतलब क्या है? किसको पूजा करना? हाँ? किसको पूजा करते हो? गॉड को ही पूजा करते हैं, और बाकी किसी को पूजा नहीं करते हैं। जहां पे भी जिसको चाहे आप उसको पूजा कर सकते हैं। ठीक है, गाय को भी पूजा करते हैं। गाय गॉड है या नहीं? मम्मी पापा को भी पूजा करते हैं, जाकर प्रणाम पापा बोलते हैं, बड़े तक पूजा ही है ना, पूजा है कि नहीं? तो आपके पास कंप्लीटली लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप करने का लिबर्टी है। क्या करने के लिए? आप पूजा करने के लिए लिबर्टी है। आप जिसको चाहे उसको पूजा कर सकते हैं, वो लिबर्टी है। आप जिसको चाहे उसको बिलीव कर सकते हैं, वो लिबर्टी है। आप जिसको चाहे उसको फेथ भी कर सकते हो, और आप जैसा सोचोगे वैसा सोच भी सकते हो। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीव, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन। सोचने के बाद तो एक्सप्रेस करते हैं ना। पहले हम क्या करते हैं? पहले हम सोचते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सप्रेशन करने के बाद उसके ऊपर बिलीव करते हैं। क्या करते हैं? बिलीव। अगर वो बहुत अच्छा निकला तो उसके ऊपर फेथ करते हैं। अगर बहुत अच्छा निकला, फेथ हो गया, तो उसको हम पूजा भी करते हैं। ये सुनो, तो लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सोचने का लिबर्टी है। उसके बाद सोचने के बाद क्या करते हैं हम लोग? एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन देने के बाद उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? बिलीव। उसके बाद वो अगर अच्छा इंसान निकला तो उसके ऊपर क्या करेंगे हम? बहुत अच्छा निकलेगा तो उसको क्या करेंगे? राइट? समझ में आ गया? लिबर्टी ऑफ थॉट,
एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सीक्वेंस में है। देखिए सबसे पहले सोचना, उसके बाद डांस करना, उसके बाद विश्वास करना, उसके बाद पूजा करना, लिबर्टी ऑफ थॉट खत्म। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब स्टेटस क्या है? फेसबुक का स्टेटस, व्हाट्सएप का स्टेटस, इंस्टाग्राम का स्टेटस, किसका स्टेटस है? यहां पे स्टेटस का मतलब होता है मैन वुमेन इक्वल, दोनों को इक्वल स्टेटस देना है ना? रिच पुअर, अर्बन वाला और रूरल वाला, इनको इक्वल स्टेटस देना है। या अर्बन से आया है मेरे को उनको प्रायोरिटी देंगे, रूरल वाले को नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना? यस और नो? तो ये सारे को स्टेटस देना है और सेम चीज पे इनको क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। आर्टिकल 16 में दिया गया है। कौन सा आर्टिकल में? स्टेटस का मतलब देखिए, इक्वल स्टेटस का मतलब आर्टिकल 17 15 में है कि यहाँ पे रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, क्लास, रेस, रिलीजन में आप सबको इक्वल स्टेटस देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है? नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 में दिया गया है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस, रिलीजन, बाय प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है? ये सारी चीजों से आप किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एक और उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हुए उसको क्या करेंगे? आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कोरापुट से किए हैं और कोई ग्रेजुएशन कुसुमा और कोई ग्रेजुएशन भुवनेश्वर से किए हैं, दोनों ही आईएएस देंगे, तो किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए? कोरापुट वाले को या भुवनेश्वर वाले को? दोनों। नो डिस्क्रिमिनेशन। बात समझ में आया ना? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दोनों को इक्वल स्टेटस बराबर देना है और दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी देना है। देने से क्या होगा? क्यों देंगे? टू प्रमोट एमंग देम ऑल। बात समझ में आया ना? क्यों इक्वल स्टेटस देंगे? क्योंकि उनको प्रमोट करने के लिए। किसको प्रमोट करने के लिए? सबको। टू प्रमोट एमंग देम ऑल। प्रमोट करने के लिए क्या देना पड़ेगा आपको? स्टेटस देना पड़ेगा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी, ठीक है? अगर कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ा है और कोई ओडिया मीडियम पढ़ा है, दोनों ही ओएस एग्जाम देने की बात कर रहे हैं, किसको प्रायोरिटी देना है? अगर दोनों को अगर प्रायोरिटी देंगे तो इंग्लिश वाले क्वालिफाई करेगा, ओडिया वाले क्वालिफाई करेगा? कोई क्वालिफाई करे या ना करे, इसमें दोनों को तो अपॉर्चुनिटी तो मिला ना। फर्स्ट है क्या? अपॉर्चुनिटी देना। शुरुआत से ही आप अपॉर्चुनिटी नहीं, ओडिया मीडियम आपको क्वालिफाई नहीं करोगे, जाओ से तो शुरुआत से ही वंचित हो गया ना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि नहीं? ओके, टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ओके, फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है? कौन? ब्रदरहुड। हुड का मतलब गाली देना, हाँ? देसी भाषा में क्या होता है? हुड का मतलब ब्रदर को गाली दो। फ्रैटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रैटर्निटी। व्हाई? इक्वालिटी से भी बड़ा है। अगर फ्रैटर्निटी है तो आपके पास ऑटोमेटिक इक्वालिटी आ जाएगा, है कि नहीं? आपके अंदर अगर ब्रदरहुड है, सिस्टरहुड है, ठीक है, आंटीहुड है, अंकलहुड है, तो क्या होगा? फ्रैटर्निटी आएगा। ब्रदरहुड, सिस्टरहुड मतलब सब लोग मिल के अगर हम देश को बनाएंगे, देश को बनाना है
क्यों बनाएंगे देश को? क्योंकि एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्या है? फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का डिग्निटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? जैसे मान लीजिए मेरा एक छोटा भाई है, छोटा बहन है, बड़ा भाई है, बड़ा बहन है, अगर उनको मैं ब्रदरहुड नहीं मानूंगा तो उनका डिग्निटी रहेगा क्या? उनको अगर रेस्पेक्ट नहीं दूंगा तो क्या उनको रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो उनको एश्योर करना है कि उनका डिग्निटी के ऊपर, डिग्निटी को अगर बढ़ाना है, आप लोगों का डिग्निटी बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? अपने आप प्यार करना है कि नहीं? एक दूसरे से प्यार करेंगे तब तो बढ़ेगा ब्रदरहुड, है कि नहीं? सिस्टर अगर ब्रदर को प्यार करेगा तो ब्रदरहुड, ब्रदर अगर सिस्टर को प्यार करेगा तो सिस्टरहुड, अगर सिस्टर को प्यार करेंगे तो सिस्टरहुड, है ना? तो इस सिस्टम को अगर ऐसा प्यार करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? प्यार का मतलब पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव पे क्यों जा रहे हैं, है कि नहीं? ओके, एश्योरिंग द क्या वासुदेव, बहुत प्यार हुआ है, खत्म हो गया। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड अगर सबके साथ ब्रदरहुड रहेगा, सबके साथ फ्रेटर्निटी रहेगा तो क्या होगा? हम लोगों के अंदर क्या आएगा? क्या आएगा? एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, नेशन का मतलब एकता एंड अखंडता, नेशन एकता भी आएगा और अखंडता। इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता, मतलब हमारा देश में ये तो इंटीग्रिटी वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया और यहाँ पे बताया गया कि हम लोगों के अंदर जो फ्रेटर्निटी है, इस फ्रेटर्निटी को अगर आगे बढ़ाना है तो हम लोगों के साथ क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए, एट द सेम टाइम क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब जैसे मान लीजिए एक फैमिली में सबसे पहले 4 भाई बहन रहते हैं, है ना? 2 ब्रदर, 2 सिस्टर और मम्मी पापा, कितने लोग हो गए? 6 हो गए। जैसे जैसे मम्मी पापा ओल्ड हो जाएंगे, ये ब्रदर और सिस्टर क्या हो जाएंगे? यंग हो जाएंगे। इसके बाद ये लोग शादी करेंगे तो ये तो अलग घर चले जाएंगे क्या नहीं? सिस्टर तो चले जाएंगे, क्या घर पे गई? अरे घर, कुछ लोग घर पे भी रह रहे हो, उसका अलग मैटर। लेकिन जो ब्रदर है ये भी बड़े होने के बाद क्या करते हैं? मैरिज करते हैं। मैरिज करने के बाद क्या होता है? एक होता है जॉइंट फैमिली, एक होता है न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या है? दोनों भाई साथ में मिलके खाना बनाएंगे, दोनों भाई का दोनों मिलके खाना बनाएंगे साथ में और मम्मी पापा को देंगे, हाँ या ना? जॉइंट फैमिली। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा कि ये दोनों भाई अलग अलग, ये रहेगा मुंबई, ये रहेगी कलकत्ता। मम्मी पापा को देखने वाले कोई नहीं, देखेंगे क्या? इसमें यूनिटी है क्या? और इंटीग्रिटी है क्या इनके अंदर? है। अखंड मतलब खंड हो गए ना, तो 2 भाग हो गए। अब ये मत करिए नहीं सर जॉब करने जाएंगे, अरे जाएंगे जॉब करने के लिए, और अंडरस्टूड भी होना चाहिए ना मम्मी पापा को देखने के लिए, हाँ या ना? आजकल मम्मी पापा को ठीक से नहीं देखते हैं, कोई बच्चे देखते हैं क्या? बहुत कम लोग देखते हैं। ओके, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, हमेशा मम्मी पापा आपका फर्स्ट गॉड को तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन मम्मी पापा के कारण से हम दुखी बने। तो यहाँ पे ब्रदरहुड बनने के लिए हम लोग के अंदर क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए। ये कोलकाता मुंबई रहे या कलकत्ता रहे, जॉब के लिए चले गए, लेकिन ये ऐसा पैसा जो कमा रहा है, ये पैसा इतना भेजना है कि मम्मी पापा खुश होकर रहें, ये सब ना वो कभी या तो मम्मी को या पापा को यहाँ पे 6 महीना, मम्मी और पापा को यहाँ पे 6 महीना ऑल्टरनेट रोटेट कीजिए, करना चाहिए कि नहीं? ऐसे में क्या होगा? एक है ए, दूसरा है बी। अगर बी में अगर उसका मम्मी आएगी तो बी खुश हो जाएगी, लेकिन ए हमेशा बोलते रहेगी मम्मी तो हमारे घर में आके काम नहीं करती, हमारे बेटा को नहीं पकड़ती, हम इनको पापा को क्यों खाना खिलाएंगे? प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। उसमें क्या यूनिटी रहता है क्या? नहीं। वहां पे इंटीग्रिटी अखंडता हो जाता है, खंडता हो गया, है ना? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो फ्रेटर्निटी सबसे बड़ा चीज है।
तो ये जो इंटीग्रिटी वर्ड यूज करने का मतलब ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों का मतलब क्या है, सोशलिज्म भी है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स में डीपीएस भी है, फंडामेंटल राइट्स है। तो अगर यहाँ पे मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया का भी ये होना चाहिए, रोल होना चाहिए कि इनका एक फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंडामेंटल ड्यूटीज। तब जाके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बढ़ेगा। उनका ड्यूटी बनना चाहिए कि हम कैसे सबके साथ एकता के साथ रहेंगे, राइट? ओके, तो इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया ना, ठीक है, इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन दिस constituent assembly this कौन सा है 26th of November क्या है 1949 do hereby क्या हुआ? Adopt and enacted and to give ourselves this constitution. ओके, कौन सा डेट में? 26। Therefore it is date. ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, डेट पढ़ लिया। प्रेमबल में क्या क्या पढ़े हम लोग? सोर्सेस, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट्स। इसी डेट में 26 नवंबर 1949 में हमारा अंडर आर्टिकल 394 में बहुत सारी चीजें आया था। कुछ आर्टिकल सारे थे क्या? 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से कुछ आर्टिकल्स ऐसे था, ठीक है। 347, 397 कुछ आर्टिकल्स इसी दिन में इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। 324 इस प्रियम्बल में। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बातें करेंगे तो प्रियम्बल का बात से मतलब समझ में आ गया ना प्रियम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन है? कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें क्या क्या दिया गया है? सॉवरेन दिया गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो की वर्ड्स हैं इसको क्या करेंगे? याद रखिएगा और समझिएगा। ओके, एनी डाउट? एनी डाउट? तो यहाँ का जो शॉर्टकट जो बताया था इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ? सुशांत सिंह साइनी, डॉक्टर जेलेबी, डॉक्टर ईट जिलेबी मतलब क्या है? जे पर ऐसे मैं इसको जानने के लिए ऐसे किया हूँ, ठीक है। जेलेबी मतलब ओके, ऐसा आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिए। जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, हेल्पिंग, ठीक है। क्या है? हेल्पिंग। सुशांत सिंह साइनी, डॉक्टर, मैरिड टू हेल्पिंग। ओके, ट्रिपल एस डॉक्टर, मैरिड टू हेल्पिंग। हेल्पिंग एक लड़की का नाम है, याद रखिएगा, है ना। पता है क्या नहीं? हमारे यहाँ का लैंग्वेज में हेल्की बोलते हैं ना। हेल्की का मतलब जो अकल से स्क्रू ढीला होता है कि नहीं? तो इसका नाम क्या है? हेल्की। ओके, टीयर्स ऑफ ऑल क्रिएशन किस चीज का है? टीयर्स ऑफ ऑल पीएम। टीयर्स ऑफ कितना? टी मींस C means A means R means
6 allocation to Rajasthan of Bengal. S means scheduled area. O means other scheduled areas. L means B means B means M means tiers of all period. 12 schedule का है 12 शेड्यूल पढ़ाया हूँ है ना। कल पढ़ेंगे पार्ट्स। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स और कल से हमारा आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा 1 से 3 तक। ठीक है, पार्ट्स का कल ट्रिक्स बता दूंगा। ओके।